नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/Alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, तो वो ये रहा। तो दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का अगेन ये जो हमारा लेक्चर है इट इज गोइंग टू बी सेम लेक्चर ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मतलब जो हमारी बुद्धिज्म और जैनिज्म का लेक्चर चल रहा है ये उस सीरीज का 5th लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर बना चुका हूं, जिसमें से 3 लेक्चरों में हमने बात की है बुद्धिज्म के बारे में, चौथे लेक्चर में हमने बात की थी जैनिज्म के बारे में, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगेन जैनिज्म के बारे में। साथ ही साथ जैनिज्म के साथ साथ और एक और सेक्ट है आजीविका सेक्ट, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या है, किसने फाउंड किया या उसका मेन डॉक्ट्रिन क्या है। अच्छा, अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं, वैसे तो समाप्ता आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ये मेरा एक सजेशन है कि प्लीज आप उसे पहले वॉच करें फिर इस लेक्चर को वॉच करना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी? हमने बात की जैन लिटरेचर के बारे में। जैन लिटरेचर के बाद हमने बात की थी जो जैनिज्म के सबसे 24th तीर्थंकर, सबसे ज्यादा पॉपुलर तीर्थंकर महावीर, लॉर्ड महावीरा के जीवन के बारे में बात की थी। उनकी बिफोर बिकमिंग दी एसेटिक उनकी क्या लाइफ थी और आफ्टर एसेटिक उनको कहाँ एनलाइटमेंट वगैरह मिला। उसके बाद हमने जैनिज्म के कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात की थी कि जो जैनिज्म के क्या सिद्धांत है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, न्यायवाद, इन सब के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की है जैनिज्म में 3 रतन यानी 3 ज्वेल्स के बारे में, और इन 3 रतन्स को अचीव करने के लिए वो 5 ग्रेट वाउस जिनको पंच महाव्रता बोला जाता है, अनुव्रता बोला जाता है, उनको हमने समझा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भैया जैनिज्म का स्प्रेड कैसे होता है, कहां कहां उसका इन्फ्लुएंस है, तो इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जैनिज्म जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू होता है वेस्टर्न इंडिया में। और क्यों होता है वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड? क्योंकि उस एरिया में जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, यानी जो हिंदू रिलीजन है वो बहुत ज्यादा कमजोर था, तो वो एक जगह मिल गई उनको अपने आप को स्प्रेड करने की। जो सबसे पहले ओल्डेस्ट जैन मॉन्क्स हुआ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। प्राकृत जो लैंग्वेज है उस टाइम के आम लोगों की, आम आदमी की भाषा थी, तो इससे उनके डॉक्ट्रिन, उनके सिद्धांतों को समझाने में, प्रीच करने में काफी मदद मिली, आसानी हुई।
उन्होंने संस्कृत को डिस्कार्ड कर दिया। संस्कृत स्पेशली ब्राह्मण्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी प्रीचिंग के लिए, जो कि काफी कठिन होती थी और लोकल पब्लिक उसको, जो इलिटरेट था, वो उसको नहीं समझ पाता था, जिसकी वजह से इस एक चेंज की वजह से जैनिज्म को काफी ज्यादा मदद मिली अपना फॉलोअर बेस को इंक्रीज करने में। उसके अलावा बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म को भी काफी राजा महाराजाओं का पेट्रोनाइजेशन मिला, मतलब बोले तो आर्थिक सहायता मिली। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के फाउंडर, वो जैन एसेटिक बन गए थे और उनके जो आखिरी के साल थे उन्होंने भी रेनंसिएट कर दिया था साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसारा के पक्ष में, और वो कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। और उनके जो आखिरी के कुछ साल थे वो उन्होंने साउथ इंडिया में ही गुजारे, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में जैनिज्म और पॉपुलर हुआ। एक और कारण था जैनिज्म के फलने फूलने के पीछे क्या हुआ, मगध रीजन में एक फेमाइन आया, भुखमरी आई। जब महावीरा जी की डेथ हो गई थी उसके 200 साल बाद एक फेमाइन आया, ग्रेट फेमाइन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जैनिज्म है वो सदर्न इंडिया में काफी स्प्रेड हुआ। इस फेमाइन की, ये जो फेमाइन आया था 200 साल बाद जैन महाराज महावीरा की डेथ के बाद, तो क्या हुआ, ये फेमाइन चलता है 12 साल। अब मोंक लोग अपने आप को बचाने के लिए, जो भी जैन फॉलोअर्स थे, वो भद्रबाहु की लीडरशिप में, जो आगे जाके, जो मैंने बताया था कि जो जैनिज्म है उसमें 2 सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, तो भद्रबाहु की छत्र छाया में वो लोग निकल जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जिस ग्रुप को बाद में जाके बोला गया दिगंबर समझ लीजिए एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जो स्ट्रिक्टली मानता है उन सिद्धांतों को जो ओरिजिनल सिद्धांत दिए गए थे गंधर्स के द्वारा, महावीरा के द्वारा, ठीक है। और ये साउथ चले गए, वहां पे उन्होंने जैनिज्म को खूब ज्यादा स्प्रेड किया। उसके अलावा ये तो हो गई साउथ इंडिया की बात, वेस्ट इंडिया की बात। अगर हम थोड़ा सा ईस्ट में आते हैं, जहां पे अपना उड़ीसा वगैरह आता है, तो 4th सेंचुरी के अराउंड जो कलिंगा था, यानी जो आज का उड़ीसा वाला एरिया है, वहां पे एक राजा हुए खारवेला, उनने काफी मदद पहुंचाई जैनिज्म को उस एरिया में स्प्रेड करने के लिए। 4th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूं। फिर 2nd और 1st सेंचुरी बीसी आता है, तो ये जो आपका जैनिज्म है वो तमिलनाडु, मतलब एकदम डीप साउथ में भी ये स्प्रेड हुआ। थोड़े समय के बाद ये स्प्रेड होता है, पेनिट्रेट करता है अपने आप को मालवा रीजन, यानी मध्य प्रदेश वाला रीजन, गुजरात, राजस्थान, तो यहां पे भी ये स्प्रेड हुआ। अब एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए, वो ये, जैनिज्म को बुद्धिज्म की तरह बहुत ज्यादा राजा रजवाड़ों की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिली, और ना ही वो बुद्धिज्म की तरह बहुत ज्यादा स्पीड के साथ स्प्रेड भी हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद भी जो जैनिज्म था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो अपना होल्ड बनाए रखने में सफल रहा, जबकि बुद्धिज्म जो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था, एक तरीके से माने तो पूरी तरह डिसअपियर हो गया है, लेकिन जैनिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब जो बुद्धिज्म है वो बाकी की कंट्रीज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है रादर देन इन इंडिया। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंड दिस इज हाउ इट गॉट स्प्रेड एंड क्रिएटेड इट्स फॉलोअर बेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया, स्प्रेड हमें समझ में आ गया। और जैसे बुद्धिज्म तो आपका वर्ल्ड रिलीजन भी बनने में सक्षम रहा, लेकिन आपका जो जैनिज्म है वो वर्ल्ड रिलीजन नहीं बना है। अब बात करते हैं जैनिज्म के स्कूल्स के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने जो पिछले लेक्चर रहे हैं इस सीरीज के, तो मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म में 3 स्कूल्स आते हैं। कौन कौन से 3 स्कूल आते हैं? एक आता है हिनायान, दूसरा आता है महायान, तीसरा आता है वज्रयान। हिनायान का मतलब मैंने बताया था लेसर व्हीकल, महायान का मतलब बताया था ग्रेटर व्हीकल, और वज्रयान का इट इज अ थंडरबोल्ट, मतलब मैजिकल पावर वाला स्कूल था, ठीक है ना। सिमिलरली जैनिज्म में भी 2 स्कूल, 2 सेक्ट हुए, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। पिछले लेक्चर से हम काफी इनके बीच के डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस जो हर बच्चे को पता होना चाहिए और पता होता भी है, वो क्या है? दिगंबर ऐसे हैं, इनको बोला जाता है स्काई क्लैड, मतलब जो आसमान की ओढ़नी को ओढ़ के रखते हैं, मतलब जो अपने शरीर के ऊपर, अंगों के ऊपर कोई वस्त्र ग्रहण नहीं करते। ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी। आपको समझना चाहिए जो जैनिज्म है वो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी में मानता है, वेयरएज जो बुद्धिज्म है वो मिडिल पाथ में मानता है। एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी का मतलब एकदम खतरनाक, भूख तो बहुत ज्यादा, फास्टिंग तो बहुत ज्यादा, रिनंसिएशन तो बहुत ज्यादा, जबकि बुद्धिज्म मॉडरेट है, ना ही बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी, ना ही बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ। तो जो दिगंबर्स हैं ये न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते हैं और ये बोलते हैं
एक जो सीकर है, जो साल्वेशन चाहता है, वो उसके लिए ये एब्सोल्यूट प्री रिक्विजिट है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, वो कंप्लीट त्याग नहीं करेगा, तो उसे साल्वेशन नहीं मिल सकता। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्ररी, श्वेतांबर्स जो हैं इनको बोला जाता है व्हाइट क्लैड, मतलब ये सफेद श्वेत कपड़ों का ग्रहण करते हैं, पहनते हैं। ये कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस नहीं करते और इनको नहीं लगता कि कंप्लीट न्यूडिटी ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लिबरेशन मिलेगा। दूसरी बात, जब मगध में फेमाइन आया महावीरा के मरने के 200 साल बाद, तब ये वो लोग हैं दिगंबर जो भद्रबाहु की छाया में, भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ में गए और ओल्ड ट्रेडिशनल वे में इन्होंने जीवन यापन किया। जबकि श्वेतांबर्स वो लोग थे जो फेमाइन आया भी था तब भी ये वहीं पे रुके रहे, मगध में ही रुके रहे। किसकी लीडरशिप में? स्थल बाहु की लीडरशिप में। और इन्होंने अपना जो वे ऑफ लिविंग था उसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया, और इसीलिए जब दिगंबर्स लौट के आते हैं मगध वापस, तो वो देखते हैं कि भैया इन लोगों ने तो कपड़े वगैरह पहनना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इनको एक्यूज भी किया कि आपने पूरी जैन जो धर्म है उसके जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनका वॉयलेशन किया है। तीसरा बड़ा डिफरेंस क्या है? पहला हम लोगों ने देख लिया कपड़े के ऊपर वाला डिफरेंस, दूसरा हमने देख लिया कहां पे एक तरीके से ये ओरिजिनेट हुए, है ना, मतलब कैसे इनके बीच में ओरिजिनेशन हुआ। तीसरा है जो दिगंबर्स होते हैं वो मानते हैं, जो औरतें हैं, वुमेन हैं, दे आर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी, दे हैव नॉट दैट इंटीग्रिटी ऑफ बॉडी टू इंश्योर मोक्ष। यानी औरतों को मोक्ष इस जन्म में तो नहीं मिल सकता, मोक्ष के लिए उन्हें दोबारा जन्म लेना होगा। जबकि श्वेतांबर्स का मानना है कि भैया औरतों को भी मोक्ष, यानी मोक्ष का मतलब होता है जिनहुड, यानी कंप्लीट नॉलेज, ओमनीसेंस, परफेक्ट नॉलेज उन्हें इसी जन्म में मिल सकती है। ठीक है, अब इसके पीछे का एक बहुत बड़ा तथ्य, एक फैक्ट है। वो फैक्ट ये है, जैन में जैसे मैंने बताया टोटल 24 तीर्थांकर हुए हैं। जो 19वें तीर्थांकर थे, 19वें तीर्थांकर, 24 तीर्थांकर में से सिर्फ एक ही ऐसे तीर्थांकर यानी एक ऐसे गुरु रही हैं जो महिला थी, जिनका नाम मल्ली रखा गया श्वेतांबर्स के द्वारा, और वो इनको गुरु भी मानती हैं, तीर्थांकर भी मानती हैं। जबकि दिगंबर्स ने, जैसा उनका मानना है कि औरतों को मोक्ष यानी जिनहुड यानी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकती, तो इसीलिए जो 9वीं 19वीं जो गुरु थी, तीर्थांकर थी, वो इस औरत को डिनाई कर देते हैं और वो एक मेल जो रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे उनको अपना गुरु मानते हैं और उनका नाम रखते हैं मल्ली नाथ। याद रखना, ये बहुत चीफ डिफरेंस है। या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द ओनली फीमेल तीर्थांकर इन जैनिज्म, तो मल्ली जो 19वीं गुरु थी। ये कुछ गुरुओं के नाम याद रखना। पहले गुरु का नाम था, पहले तीर्थांकर का नाम था ऋषभदेव। सेकंड का तो नहीं आया। 19वां वाला याद रखना मल्ली नाथ या मल्ली है। फिर 22वें आपको मैं आपसे पूछूंगा, चलो मैं बता देता हूं, 22वें हैं नेमीनाथ। ठीक है, 23वां नहीं बता रहा हूं, 24वें आपको पता है महावीरा। ठीक है, महावीरा। तो इस तरीके से आपको ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस, चौथा डिफरेंस है, जो दिगंबर हैं वो मानते हैं अगर एक बार किसी को एनलाइटमेंट मिल जाता है, किसी मॉन्क को, या वो उसको जिन्नाहुड मिल जाता है, तो उसे फिर जो आम लोगों को जरूरतें लगती हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, उसकी जरूरत नहीं होती। जबकि श्वेतांबर बोलते हैं भले ही आप ओमनीशिएंट भी बन जाओ लेकिन खाने की तो जरूरत होती ही होती है। क्लियर। अगला जो डिफरेंस है वो है महावीरा की जो बायोग्राफी है उसको लेकर। जैसे कि महावीरा की एक कहानी है, एक प्रचलन, एक ट्रेडिशन है, ऐसा माना जाता है कि महावीरा का जो जन्म हुआ था वो पहले किसी ब्राह्मण लेडी के बूम्ब में हुआ था। फिर उनके 83वें दिन क्या हुआ था, ये जो उनका एम्ब्रियो था वो ट्रांसफर हो गया था कहां पे, त्रिशला, जो उनकी मां का नाम है त्रिशला, उनके पास चला गया था और फिर जाके वो एक क्षत्रिय की तरह पैदा हुए थे। जबकि इस जो ये पूरी कहानी है इसको दिगंबर्स कंप्लीटली नकार देते हैं, बोलते हैं ये पूरी की पूरी कहानी खराब है, गलत है। तो ये याद रखना। तो जिस लेडी, ब्राह्मण लेडी के पेट में ये इनका पैदा हुए थे, कंसेप्शन हुआ था, उनका नाम था देवनंदा। फिर इनका ट्रांसमिट हो गया था। तो एक तरीके से हम लोग बात नहीं करते एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, ये समथिंग उस टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगला डिफरेंस है जो महावीरा की हम लोग बता रहे हैं कि लाइफ को लेके, हेगियोग्राफी को लेके डिफरेंसेस हैं। अगला डिफरेंस ये है कि जो दिगंबर्स हैं वो मानते हैं कि महावीरा की कभी शादी हुई नहीं और उन्होंने, उनके जब पेरेंट्स जिंदा थे तभी उन्होंने क्या कर दिया था, वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया था, सोशल लाइफ को रिनाउंस कर दिया था।
जबकि श्वेतांबर्स का मानना है कि महावीरा की शादी हुई थी, यशोदा जो देवी हैं उनसे शादी हुई थी यंग एज में, उनकी बेटी भी है जिसका नाम है प्रियदर्शना, और उन्होंने फुल फ्लेज हाउस होल्डर लाइफ जी है 30 साल तक, उसके बाद वो एसेटिक बने थे। तो ये एक और डिफरेंस है, याद रखना। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो दिगंबर्स होते हैं वो बोलते हैं तीर्थांकर्स को जो तीर्थांकर्स की जो मूर्तियां होती हैं वो उनको बनाते हैं कैसा, न्यूड एकदम, मतलब कोई कपड़ा नहीं होता है, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है, और उनकी आंखें कंटेम्पलेटिव होती हैं जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहे हो। जबकि श्वेतांबर्स क्या करते हैं, जो ये मूर्तियां बनवाते हैं, आइडल्स बनवाते हैं, उसमें वो तीर्थांकर के ऊपर एक लॉइन क्लोथ यानी कपड़ा डाल देते हैं, ज्वेल्स डाल देते हैं, और उनकी जो आईज भी हैं वो ग्लासी आईज होती हैं। तो ये एक और डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ आइडल। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में जब मैं लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ा रहा था, जैन लिटरेचर, तभी बताया था कि दिगंबर्स का मानना है जो ओरिजिनल टीचिंग थी वो तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, यानी जो अंगास थे, सूत्रास थे, वो तो भैया पहले ही खत्म हो गए थे। अंगास क्या थे, जो ओरिजिनल गांधार, जो ओरिजिनल डिसाइपल्स थे जैन महाराज के, महावीरा के, उनने 12 किताबों का कंपाइलेशन किया था, उसे अंगास कहते हैं, है ना। और उन्हीं के बाद फिर जो सूत्रास, क्या इन्हीं को, अंगास को सूत्रास भी बोला जाता है। तो उनका ये मानना है ये जो अंगास हैं या सूत्रास हैं ये इनको नहीं मानते, जबकि श्वेतांबर्स मानते हैं कि 12 अंगास और सूत्रास एग्जिस्ट करते हैं। अगला है, जैसे कि मैंने बताया था, जो हेगियोग्राफीज हैं यानी जो सेंट मॉन्क्स वगैरह की जो बायोग्राफीज हैं, दिगंबर उनको पुराण बुलाते हैं, पुराण, जबकि श्वेतांबर्स उनको चरितास बुलाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो खाना कलेक्ट भी करते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते हैं वो किसी भी किस्म का पोजेशन नहीं रखते, ठीक है। तो वो खाना यानी जिसको बोलते हैं ना दीक्षा लेने जाते हैं, तो इनका ये जो खाना लेने का तरीका है वो एक ही घर से खाना लेते हैं, जबकि श्वेतांबर्स अलग अलग घरों से खाना लेते हैं। उसके अलावा जो दिगंबर्स हैं वो हर किस्म के पोजेशन को डिनाई करते हैं, सिर्फ 2 पोजेशन अलाउड है उनको, मतलब 2 चीजें अलाउड है। एक है राजोहरना, राजोहरना का मतलब होता है ये पीकॉक का एक फेदर होता है, सो दैट कोई भी मॉन्क होता है उसके रास्ते में अगर मान लो कोई चींटी वगैरह कुछ ना आए तो उसको झाड़ने के लिए। और दूसरा होता है कमंडल, जिसमें पानी रख के वो घूमते हैं, सो दैट हाइजीन मेंटेन करने के लिए। जबकि श्वेतांबर में टोटल 14 पोजेशन अलाउड हैं, जैसे लॉइन क्लोथ, शोल्डर क्लोथ एंड व्हाट नॉट, तो 14 पोजेशन। तो इस तरीके से हमने 11 डिफरेंसेस देखे श्वेतांबर्स और दिगंबर्स के ऊपर। प्लीज आप इनको अच्छे से याद रखना, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं जैन काउंसिल्स के बारे में। तो जैसे हमने बुद्धिज्म में क्या 4 काउंसिल पढ़ी थी जो प्रिसाइड हुई थी, और अगर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको यह भी पता होगा चौथी काउंसिल के बाद 2 काउंसिल और ऑर्गेनाइज की गई थी, वो 2 काउंसिल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विथ, अगर हम 4 काउंसिल की बात करते हैं तो सबसे पहली काउंसिल उनकी कब हुई थी, 483 बीसी में, फिर हुई 383 बीसी में, फिर हुई 250 बीसी में, और फिर हुई 1st सेंचुरी में कभी, जो कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में करवाई गई थी। और जो सेकंड वाली है वो अशोका के द्वारा करवाई गई थी, अशोका के द्वारा पाटलिपुत्र में। जो आपकी जो ये थर्ड हो गई, सेकंड वाली करवाई गई थी काल अशोक के द्वारा वैशाली में, और फर्स्ट वाली करवाई गई थी राजगृह में अजात शत्रु के द्वारा। ये सारे याद हैं आपको? नहीं है तो पिछला लेक्चर देख लो। तो जैनास के केस में ऐसी 2 काउंसिल्स हुई हैं। एक हुई है 310 बीसी में पाटलिपुत्र में, जिसमें थुलाभद्र नाम के बंदे जो थे वो प्रेसिडेंट थे। इस टाइम पे 12 अंगास का कंपाइलेशन किया गया था टू रिप्लेस पूर्वास, जो कि दिगंबर्स इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं इस काउंसिल को। और दूसरी काउंसिल हुई थी 453 या 466 एडी में। ये कहां पे हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। यहां पे अंगास और उपंगास का कंपाइलेशन हुआ था, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था, देवरिधि के अंडर में। तो यहाँ पे ये उन्हीं का ही नाम है, दिरिधिगंज, उनका नाम यहाँ पे दिरिधिगंज लिखा हुआ है। तो उनके अंडर में ये फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखना, कब हुई 2 काउंसिल्स, कहां हुई 2 काउंसिल्स, और उसमें हुआ क्या, और उनके प्रेसिडेंट कौन थे। तो यहां से एक क्वेश्चन बना लेता हूं पिछले लेक्चर के बेसिस पे कि भैया ये बताओ बुद्धिज्म में जो आपका 1st और 2nd काउंसिल हैं उनको किसने प्रिसाइड किया था, उनके प्रेसिडेंट कौन थे।
3-4 फैक्ट मैं बता चुका हूं, अब बाकी के फैक्ट आप बताइए। चलो पहले वाले का मैं बता देता हूं सो दैट थोड़ा मोटिवेटेड फील करो। महाकश्यपा, पहले वाले के महाकश्यपा थे ना। दूसरे और तीसरी काउंसिल में किसने प्रिसाइड किया था? बुद्धिज्म की जो काउंसिल्स हुई थी, जो सेकंड वाली हुई थी 383 में और थर्ड वाली हुई थी 250 में, उसको किसने प्रिसाइड किया था? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब जैसे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि बुद्धिज्म में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे चैत्या का मतलब क्या होता है, विहारा का मतलब क्या होता है, उपासिका का मतलब क्या होता है, उपासक का मतलब क्या होता है, राइट? ये सारे टर्म्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो सिमिलरली जैनिज्म में भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एक टर्म होता है बसाडी। बसाडी एक तरीके से जो जैनिज्म में मैंने आपको बिहारा बताया था, बिहारा क्या जगह थी? वो जगह जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। तो ऐसे ही जैन मॉन्क जहां रहते हैं उसको बसाडी बोलते हैं। फिर है अबाधी ज्ञान। अबाधी ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब आपको पूरे समय का, अनंत काल का आपको ज्ञान है, यानी सुपर ह्यूमन कॉग्निशन। एक it is in a fraction of second that you can see each and everything, what is happening, where is happening, how is happening, past, present, future में। गांधार लास्ट लेक्चर में बताए थे, ये ओरिजिनल डिसाइपल्स थे, इमीडिएट डिसाइपल्स थे महावीर तीर्थंकर के। उसके अलावा सिद्ध। सिद्ध उस इंसान को बोला जाता है जो पहले, देखिए पहले मिलता है इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट के बाद जब इंसान फाइनली उस इंसान की डेथ होती है तब बोलते हैं सिद्ध। यानी जैसे महावीरा जी 72 की एज में मरे थे तो उनको क्या बोला गया कि वो सिद्ध हो गए। समझ में आता है क्या होता है इसका मतलब? अब आता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। ये मैं बता देता हूं। ये देखिए इनकी फिलॉसफी में कि दुनिया का संचरण, दुनिया कैसे बनी है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो उसमें ये बताते हैं कोई भी चीज दो जैसे अलग उसके अंदर द्रव्य होता है, कोई भी मैटर के अंदर द्रव्य वो चीज होती है जो अनचेंजेबल होती है, जो एकदम अल्टीमेट रियलिटी है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के साथ कोई भी मैटर, अगर मान लो कोई सामान है उसके अंदर सब्सटेंस होगा, उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसको ये लोग बोलते हैं गुना। फिर पर्याय होता है मोड, मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है वो अलग अलग मोड, अलग अलग पर्याय के माध्यम से अपने आप को रिवील करती है। ये जो मोड है, पर्याय है, ये बदलता रहता है लेकिन सब्सटेंस कभी नहीं बदलता। सोल, जो हम लोग आत्मा बोलते हैं हिंदुइज्म में, उसको ये लोग बोलते हैं जीव। जीव, ठीक है। उसके अलावा ईवा, जैसे इनके यहाँ पे एक टर्म मैंने इससे पहले बताया था कि श्यात का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है मे बी, और दूसरा टर्म होता है ईवा जिसका मतलब होता है इनफैक्ट। पुद्गल, पुद्गल क्या होते हैं? एटम्स के मैटर होते हैं जिनका एक कलर होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होती है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, पुद्गल, ठीक है। ये पुद्गल एक तरीके से ये समझ लो केमिस्ट्री में जो एटम्स को हम एटम्स बोलते हैं इनको यहाँ पे पुद्गल बोलते हैं, ठीक है। ये पुद्गल भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन देखिए मैं इन सारी चीजों की डिटेल में जा सकता हूं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड टू नो दी डायरेक्ट मीनिंग, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। चैतन्य का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, मतलब जब किसी भी मैटर के अंदर चैतन्य आ जाता है तो उसमें कॉन्शियसनेस आ गई। वीर्य का मतलब होता है एनर्जी, उस पर्टिकुलर मैटर में क्या एनर्जी है उसको ये लोग बोलते हैं वीर्य। मोहनीय, मोहनीय जैसे जो जैनिज्म है उसमें बताया गया है 8 किस्म के कर्म जिसकी वजह से इंसान अटैच फील करता है, दिक्कतें होती है, सफरिंग होती है, ठीक है। तो एक जैसे मोहनीय एक टर्म है जिसका मतलब होता है डिल्यूशन कॉसिंग कर्मास, ऐसे काम जिसकी वजह से, ऐसे कर्म जिसकी वजह से किसी को भी डिल्यूशन होता है। असरब होता है कर्म पुद्गल के फ्लो को हम लोग बोलते हैं असरब। असरब मतलब जैसे ही आप कुछ, आपका जो डिस्पोजिशन है सामान को लेके गंदा होगा तो ये फ्लो शुरू हो जाता है और ये स्टिक करता है आपकी बॉडी से। ये जो कर्म पुद्गल हैं किसी भी सोल पे जाके चिपक जाते हैं, उस ये जो फ्लो हो रहा है उसको असरब बोलते हैं। फिर जब ये कर्म पुद्गलों को आप निवारण करते हो, इनको एक करके एलिमिनेट करते हो, इसको बोलते हैं निर्जर, यानी वियरिंग आउट ऑफ दीज कर्मा। फिर होता है गुणास्थान। गुणास्थान का मतलब क्या होता है? जैसे आप प्यूरिफिकेशन की, जैसे ये लोग 14 स्टेजेस बताते हैं, एक एक करके आप हायर स्टेज पे पहुंचते हो, सो दैट इज गुणास्थान, स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन। फिर होता है आरहंत, आरहत। आरहत क्या होता है? जो कि केवल ज्ञान की स्टेज में एंटर कर चुका है उसे आरहत बोलते हैं, जो जिसको केवल ज्ञान मिलने के द्वार पे जो पहुंच चुका है। तीर्थंकर एक ऐसा आरहत होता है जो कि ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है इस कैपेबिलिटी को कि अब वो इन सिद्धांतों को दूसरों को सिखा सकता है, उसको तीर्थंकर बोलते हैं, ठीक है। आप तीर्थंकर को एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो
जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क में हमारा बोधिसत्वास होता है, लेकिन वो भी नहीं कहोगे आप, थोड़ा सा उससे ऊपर वाला ही टर्म है। बोधिसत्वास उनमें भी क्या होते हैं, जिनको एनलाइटमेंट मिल चुका है और जो दूसरों की सफरिंग के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जैनिज्म तो समाप्त हो गया। एक और छोटा सा 2 पेज का नोट है आजीविकास के ऊपर। देखिए, जब महाजनपदा का पीरियड समाप्त होता है, उसके बाद क्या होता है, महाजनपदा का पीरियड आपका खत्म होता है 3rd सेंचुरी में आते आते, 6 से 3rd। और ऐसा माना जाता है जो 6th सेंचुरी बीसी वाला पीरियड था, उस टाइम पे रिलीजियसली काफी हेबल हुआ। बहुत सारे नए रिलीजन आए, जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रोमिनेंट है और आज तक बने हुए हैं, जिन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया। लेकिन बुद्धिस्ट सोर्सेज की माने तो उस टाइम पे लगभग 62 सेक्ट्स या फिलोसफीज इमर्ज हुई, फ्लरिश हुई थी। 62 ठीक है, और उन्हीं में से एक थी आजीविकास। आजीविकास को बोला जाता था फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लिविंग, जो लाइफ है उसी को ही जीना। ये एक ऐसा एसेटिक ऑर्डर है जो बुद्धा महावीरा के ही टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और ये एक तरीके से खत्म या रेडिकेट हो गया 14th सेंचुरी एडी में। ठीक है, आजीविका को फाउंड किया था महाखली घोषाल के द्वारा, फाउंड किया गया था महाखली घोषाल के द्वारा। याद रखना ये टर्म, महाखली घोषाल के द्वारा। जैसे बुद्धिज्म को किया गौतम बुद्धा ने, जैनिज्म को किया महावीरा ने। महावीरा ने तो खैर फाउंडर नहीं बोला जा सकता उनको, क्योंकि वो 24th हैं, पर उनको इसलिए फाउंडर बोला जाता है क्योंकि उन्होंने उसे पॉपुलराइज किया, उन्होंने उसे स्प्रेड किया। आजीविका को किया फाउंड महाखली घोषाल ने। आजीविका जो सेक्ट है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थी मगध में, और स्पेशली 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान। जो मौर्यन किंग्स हुए, उन्होंने इनको बहुत सारी केव्स भी डोनेट की थी। जब आप आर्ट एंड कल्चर में केव आर्किटेक्चर पढ़ते हो, तब आप पढ़ते हो कुछ केव्स आजीविका केव्स भी हैं, है ना। स्पेशली मॉडर्न टाइप के में बनाई हुई केव्स जो है वो आजीविका केव्स हैं। अगर हम आजीविका के डॉक्ट्रिन को माने, ट्रेडिशन को माने, या कहानी किस्से कहानियों को माने, तो देखिए, जब महावीरा, हमें पता है महावीरा 12 साल तक भटकते रहे थे, तो लगभग 6 साल के लिए जब महावीरा ये ऑस्टेरिटीज प्रैक्टिस कर रहे थे, इन 6 साल में, मतलब 12 साल में से 6 साल के लिए महाखली घोषाल उनके कंपेनियन थे। बाद में मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस मैटर पे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और घोषाल महावीरा को छोड़ के चले गए, और उन्होंने आजीविका सेक्ट को डिटरमाइन किया, या सॉरी उन्होंने उसको फाउंड किया। आजीविकास का मतलब होता है प्री डिटर्मिनेशन, यानी नियति। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने बोला है कि यार नियति में जो लिखा होता है वही होता है। मतलब जो नियति का मतलब क्या है कि एक तरीके से कॉस्मिक रेवलेशन, जिसने बोल रखा है कि सूरज यहां से उगेगा, इस शाम को ढलेगा, बारिश कब होगी, पत्ते कैसे दिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड नियति। तो ये सेक्ट नियति में मानती है। इनका जो डॉक्ट्रिन है और इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनके बारे में पता चलता है बुद्धिस्ट या जैन सोर्सेस के द्वारा, जो कि ये कहते हैं कि जो महाखली घोषाल हैं वो लो बॉर्न थे, और इनकी डेथ जो है वो जब इनकी मतलब महावीरा से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद जब वो छोड़ के जाते हैं तो इनकी डेथ बुद्धा जी के थोड़े ही पहले इनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है महाखली घोषाल के द्वारा। अब आजीविकास क्या है, रिजिड फैटलिस्ट और डिटर्मिनिस्ट हैं। मतलब इनका क्या मतलब है, देखिए रिजिड का मतलब इनका ये मानना है कि जो यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जो भी किसी एक कॉस्मिक फोर्स ने ऑर्डर दे दिया है कि चीजें ऐसे 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 होंगी, तो ये उसमें मानते हैं। डिटर्मिनिस्ट का मतलब जो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है, रिजिडली फॉलो इस बात को मानते हैं, रूल और डेस्टिनी में मानते हैं। जिसका मतलब होता है, बोलते हैं ना हमारी तो किस्मत में नहीं लिखा, हमारी तो ऐसा ऊपर वाला चाहता ही नहीं है। तो ये उस टाइप की नियति में मानने वाले लोग थे। ठीक है, तो ये जो नियति है उसी ने सारे इवेंट को डिटरमाइन कर रखा है, हर इंसान की किस्मत को डिटरमाइन कर रखा है, हर एक माइन्यूट डिटेल को डिटरमाइन कर रखा है। और इसीलिए ये बोलते हैं आप चाहें जितने पर्सनल एफर्ट डाल लो, आप जो ये स्पिरिचुअल डेस्टिनी है उसमें ना ही कोई चेंज कर सकते हो, ना ही उसे एक्सेलरेट कर सकते हो। तो आप समझ लो कितना डिफीटिस्ट टाइप का एटीट्यूड है कि आप कुछ करो ही नहीं टाइप पर। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप और अच्छे से समझोगे। ठीक है, इनके हिसाब से ऐसा, जैसे जो कर्मा थ्योरी है, हम लोग मानते हैं ना कर्मा थ्योरी में, हिंदूज कर्मा थ्योरी में क्या मानते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन ये मानते हैं कर्मा इज अ फॉलेसी। उसके अलावा
निर्माण वॉज ओनली रीच आफ्टर लिविंग थ्रू एन इमेंस नंबर ऑफ लाइफ्स। मतलब इनका मानना है कि आप चाहे कुछ अच्छा करो बुरा करो वो मैटर नहीं करता है, जब तक आपकी कुछ भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइफ्स नहीं हो जाती तब तक आप जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे, और जब ये साइकिल पूरी हो जाएगी तब जाके आपको मोक्ष ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इनका जो व्यू है ह्यूमन कंडीशन को लेके काफी स्टैटिक है और मेलनकोली मतलब बहुत ही डिप्रेसिव टाइप का एटीट्यूड है। अजीविकास भी ऑस्टेरिटीज को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऑस्टेरिटी का मतलब आपने एक तरीके से सब चीज रेनाउंस कर दी, खाना पीना सोना सब रेनाउंस कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटीज। और ये घोषाल जो है महाखली घोषाल उनको डिवाइन मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन द केस ऑफ आजीविका सेक्ट। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं तो ये इनकी कॉन्सेप्ट, बस ये नियति वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। इसी के साथ हमारी जो बुद्धिस्ट कथा थी, जैन कथा थी, जैनिज्म था, वो कंप्लीटली समाप्त होता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये काफी है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। आजीविका हमने एक एडिशनल टॉपिक देख लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैंने स्ट्रीट जीरो की वेबसाइट पे शेयर कर दिए हैं, आप लोग वहां जाके प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में आप उनको कंप्लीट करना। बाकी यहां पे भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन बता देता हूं कि देखिए अब आप जब ये लेक्चर देख चुके हैं तो क्या आपको फील होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। क्या सच है ये बात? अब मैंने बताया था बुद्धिज्म में होते हैं दो सेक्ट, हिनायान, महायान और वज्रयान। ठीक है, बोधिसत्व एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसको लिबरेशन मिल चुका है और जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, राइट। तो ये बात है महायाना सेक्ट की, तो ये तो गलत हो गया। बोधिसत्व इज द कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। यस, खुद को तो एनलाइटमेंट मिल ही रहा है, साथ में कंपैशनेटली मतलब अपने जो साथ के लोग हैं उनके लिए भी वो सोचता है। ये अपना साल्वेशन को डिले करते हैं सो दैट बाकी सेंटिएंट बींग्स को भी लिबरेशन का राह दिखा सकें। तो ये बात भी सही है। तो यानी दोनों पॉइंट 2 और 3 आर करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? 2 और 3। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि लेक्चर भी आपने पढ़ लिया लेकिन पेपर में तो मतलब किताब में मेंशन ही नहीं और पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे कि विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज हुज प्रोफेशन अमंग द फॉलोइंग? श्रमण, परिव्रजका, अग्रहारिका या फिर मागधा। तो अब ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी इस पूरे लेक्चर के दौरान, तो ऐसे इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है सो दैट जो चीज नहीं भी पढ़ा है उसको आप पढ़ लें। इसको बोलते हैं मागधा। उसके अलावा इन तीनों के टर्म्स का मतलब मैंने आपको समझाया था जब मैं बुद्धिस्ट टर्म्स के बारे में बता रहा था। इनका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज मेंट बाय श्रमण, व्हाट इज मेंट बाय परिव्राजका एंड थर्ड इज अग्रहारिका। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? वर एसोसिएटेड, इनमें से कौन कौन से एसोसिएटेड है? वेरी सिंपल है, आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बस विदानिया।